अस्सलाम वालेकुम दोस्तों यूक्रेन और रूस के दरमियान बढ़ते तनाज़ुआत के हवाले से अपने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस देख रखे होंगी और काफ़ी कुछ पढ़ रखा होगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इन लोगों के बारे में। ये नमाज और अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करने वाले जमात ये कौन है और ये रूस की तरफ से क्यों लड़ रही है। क्योंकि मैं इनकी तारीख के बारे में बिल्कुल शुरू से बताने वाला हूँ, इनके पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताने वाला हूँ। इसीलिए इस सवाल का जवाब कि ये लोग रूस की तरफ से क्यों लड़ रहे हैं आपको वीडियो के बिल्कुल आखिर में मिलेगा, तो वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिए। चलिए देखते हैं क्या रही है इनकी तारीख आज के इस वीडियो में। दोस्तों ये सब चेचनिया नामी एक जगह के हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि चेचनिया कोई अलग मुल्क है, तो पहले मैं ये वाज़ेह कर दूं कि चेचनिया कोई मुल्क नहीं है, बल्कि ये रूस ही का एक शहर है। अलबत्ता रूस ने इन लोगों को काफी आजादी दे रखी है। इस जगह का रूस के साथ सदियों पुराना ताल्लुक है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सदियों पुराना ताल्लुक दोस्ती का नहीं बल्कि दुश्मनी का ताल्लुक है। रूसी इस्तेमार के खिलाफ इस जगह के लोगों ने काफी जंग लड़ी हैं। एक के बाद एक रूस ने इन पर कई हमले करके इनको अपने कब्जे में करने की कोशिश की और ये लोग बहादुरी के साथ लड़ते हुए इन्होंने अपनी आजादी को बरकरार रखा। बिलखुसूस इसमें नाम आता है इमाम शामिल का। इनके बारे में बहुत कुछ कहा और सुना जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके बारे में एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बहरहाल ये चेचनिया नामी जगह पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। अलबत्ता वहां के लोग हमेशा से अपने आप को आजाद देखना चाहते थे, क्योंकि वो अपने इस्लामी शनाख्त को बाकी रखना चाहते थे। इसीलिए जौहर दुदाइफ नामी एक फौजी कमांडर, जो दरअसल सोवियत यूनियन ही की तरफ से फौज के चीफ थे, उन्होंने जब 1991 में सोवियत यूनियन की बुनियादों को डगमगाते हुए देखा और कमजोर होते हुए देखा, तो अपने मुल्क से सोवियत यूनियन के इंतजामियों को बाहर कर दिया और अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। लेकिन रूस को यह बात मंजूर नहीं थी। चुनांचे रूस ने पहले तो बगैर जंग किए 3 साल तक दूसरे तरीकों से उन लोगों को दबाने की कोशिश की और उनसे आजादी छीनने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। आखिरकार 3 साल के बाद 1994 में रूस ने उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और रूसी फौजें चेचनिया के अंदर दाखिल हुई और वहां के दारुल हुकूमत में तबाही मचाकर रख दिया। लेकिन वहां के लोग बहुत बहादुर साबित हुए। उस जंग के अंदर वहां के लोगों के बच्चों तक मारे गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बहादुरी के साथ अपना दिफा करते रहे, यहाँ तक कि रूस को अपनी फौजें वापस बुलानी पड़ी। रूस के वापस चले जाने के बाद वो जगह बिल्कुल आजाद थी। उनकी अपनी एक पॉलिसी थी, अपना कानून था, अपनी फौज थी। बहुत खुशी और इत्मीनान के साथ वो मुल्क चल रहा था। लेकिन ये इत्मीनान ज्यादा दिनों तक बाकी नहीं रहा। 5 सालों बाद चेचनिया के दरवाजे पर एक दूसरी जंग दस्तक देने लगी। हुआ कुछ यूं कि 1999 में रूस के दारुल हुकूमत में एक बम धमाका हुआ, जिसमें तकरीबन 100 लोग मारे गए। पुतिन, जो इस वक्त रूस का सदर है, वो उस वक्त वजीर आजम हुआ करता था, उसने इस बम धमाके का इल्जाम चेचनिया के लोगों पर लगाया और इस तरीके से वहां पर दोबारा हमला करने का एक जवाब फराहम कर लिया। चुनांचे 5 सालों बाद 1999 में रूस ने दोबारा चेचनिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया और दोबारा रूसी फौजें वहां पर दाखिल हुई। जंग का बाजार फिर से गर्म हुआ। वहां के बाशिंदे हमेशा के मुताबिक फिर से बहुत बहादुरी के साथ लड़े, यहाँ तक कि इस मर्तबा भी रूस उन्हें हरा नहीं पाया। अलबत्ता उन्हें माशी तौर पर और बहुत सारे एतबार से बहुत कमजोर कर दिया, यहाँ तक कि वो लोग सुलह करने पे राजी हो गए। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर इस छोटे से मुल्क में जिसकी आबादी भी सिर्फ 14 लाख है, रूस को उससे क्या मतलब है? वो उसको जीतने के लिए इतनी कोशिशें क्यों कर रहा था? तो दोस्तों इसकी भी अपनी एक बहुत लंबी कहानी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर बस इतना बता देना काफी है कि दरअसल इस जगह में तेल और गैस के बड़े बड़े जखीरे मौजूद है। तो यही वो बेसिक सी चीज है जिसकी वजह से रूस को उस जगह में इतनी दिलचस्पी थी। बहरहाल 1999 में यह जंग हुई। बज़ाहिर रूस जीत नहीं पाया, अलबत्ता उन्हें बहुत कमजोर कर दिया और सुलह की पेशकश की। उस वक्त वहां के सबसे पावरफुल लीडर, जिनका नाम अहमद कादरयूफ था, उन्होंने इस सुलह को मंजूर किया और बाद में वही वहां के सदर भी बने और इस तरीके से रूस और चेचनिया के दरमियान बरसों से चली आ रही ये जंग खत्म हुई। खैर ये तो बात थी तारीख की। अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो रमजान कादरयूफ वहां के सदर हैं। उन्होंने अपनी फौज को मजबूत बनाने में बहुत ज्यादा कोशिशें सर्फ की हैं। सिर्फ और सिर्फ 14 लाख की आबादी पर मुश्तमिल इस जगह के पास आज 70,000 फौज है, जो जंगी उमूर में बहुत ज्यादा माहिर है और उनके पास जदीद हथियार का भी
بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ اس وقت اگرچہ وہ ملک رشیا میں آتا ہے پر اپنا اس کا الگ قانون ہے، اس کی اپنی فوج ہے، اس کا ایک اپنا طرز ہے۔ دوستو وہاں کے مسلمان صرف اور صرف تعداد ہی میں زیادہ نہیں ہیں بلکہ ان کے ضمیر کے اندر بھی اسلام پسندی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر بہت سارے جگہوں پر شراب پر پابندی لگی ہوئی ہے، اور جہاں پر شراب پر پابندی نہیں بھی ہے تو وہاں پر دوسرے وجوہات کے بنا پر شراب کی خرید و فروخت بالکل ہی مشکل ہے۔ جب یورپ کے کچھ ممالک نے سرکاری مقامات پر برقع پہننے والی عورتوں کو بین کیا تھا تو اس ملک نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اپنے یہاں برقع نہ پہننے والی عورتوں کو بین کر دیا تھا۔ وہاں کی دارالحکومت میں ایک مسجد میں ہے جسے ترکی کے آیا صوفیہ مسجد کے طرز پر بنایا گیا ہے۔ خیر یہ تو دوسری باتیں تھی، اب ہم آتے ہیں اپنے پہلے والے سوال پر کہ یہ لوگ روس کی طرف سے کیوں لڑ رہے ہیں۔ جو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ جگہ روس ہی کا ایک حصہ ہے، اپنے آپ میں کوئی ملک نہیں ہے۔ روس نے جو ان کو اتنی آزادی دے رکھی ہے یہ مطلقاً نہیں بلکہ کچھ شرطوں پر دے رکھی ہے۔ ان شرطوں میں سے دو سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اس جگہ کی جو فورن پالیسی ہے، جو بین الاقوامی معاملات ہے، ان کے بارے میں سارے فیصلے پوٹن خود کرے گا۔ اور تو اور ایک شرط اس میں یہ بھی ہے کہ وہاں کی فوج ہمیشہ پوٹن کے لیے لڑنے کے لیے تیار رہے گی۔ وہاں کے لوگ بہت ہی ایمانداری کے ساتھ اپنا یہ وعدہ نبھاتے آئے ہیں، اسی وجہ سے روس اور چچنیا کے درمیان آج اتنا مضبوط رشتہ قائم ہے۔ حالانکہ برسوں پہلے یہ رشتہ کٹر دشمنی کا ہوا کرتا تھا۔ اور یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی فوج کی ایک یونٹ ہے، یہ بہت ہی اسپیشل یونٹ ہے، اس کو ہنٹر یونٹ کہا جاتا ہے۔ انہیں جنگی معاملات کی بہت ہی اسپیشل طریقے سے ٹریننگ دی جاتی ہے اور ان کے پاس ہتھیار بھی بہت زیادہ ہائی فائی ہوا کرتے ہیں۔ پوٹن ان کا استعمال خاص مقاصد میں کرتا ہے، خاص طور پر جب پوٹن کسی جنگ پر ہوتا ہے تو دشمنوں میں جو حکمران طبقہ ہوتا ہے، جو بڑے بڑے آفیسرز ہوتے ہیں، ان آفیسرز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے پوٹن اس یونٹ کا استعمال کرتا ہے، اور یہ لوگ اپنے صلح کے وعدے کے مطابق پوٹن کی مدد کرتے ہیں، یا پھر یوں کہیے کہ مدد کرنے پر مجبور ہیں۔ اور اس وقت بھی یوکرین کے اس جنگ میں پوٹن نے اس یونٹ کو خاص اسی مقصد کے لیے اتارا ہے۔ دوستو اس یونٹ کا جو خوف ہے وہ پوری دنیا پر اتنے خطرناک طریقے سے بیٹھا ہوا ہے کہ کئی مرتبہ پوٹن اس یونٹ کو جنگ کے میدان میں لڑنے کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف دشمن کے دل میں خوف بٹھانے کے لیے، ان کو سائیکولوجیکلی انہیں بہت زیادہ متاثر کرنے کے لیے اپنی جنگ میں اتارتا ہے، حالانکہ ان کو لڑوانا مقصود نہیں ہوتا۔ جنگ کے اندر اس یونٹ کا اتر جانا ہے دشمنوں کے دل میں بہت زیادہ ڈر پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ سب پہلی بار نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس سے پہلے بھی سیریا اور جورجیا کے جنگ میں پوٹن نے اس یونٹ کا استعمال کیا تھا، اور آج بھی یہ یونٹ اسی مقصد کے تحت یوکرین کی جنگ میں موجود ہے۔ تو امید ہے دوستوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ان لوگوں کا تاریخی پس منظر کیا ہے، روس کے ساتھ ان لوگوں کا کیا رشتہ ہے، اور یہ لوگ روس کی طرف سے کیوں لڑ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں اور سلامت رہیں۔